सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्क्वायर डाइस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नीरज हुआ और मैं पिछले 9-10 साल से जनरल स्टडी का क्लास ले रहा हूँ। और जीएस जो सब्जेक्ट है, पहला चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि जीएस कोई एक सब्जेक्ट नहीं होता है, उसमें बहुत सारा सब्जेक्ट आता है। तो कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है एक बार मैं आपको क्विक सिलेबस के बारे में बता दूं। और दूसरा चीज ये कि कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हो, आप जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, तो कोई भी अगर आप सिलेबस पढ़ते हो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो वो सब्जेक्ट को क्यों पढ़ा जाए ये भी समझना बहुत जरूरी होता है। तो एक तो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, और दूसरा हम लोग देखेंगे कि उसको हम लोग क्यों पढ़े। क्योंकि आप उस सिस्टम में जाने वाले हो, आप भारत सरकार के अंडर में या किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करोगे, तो आपको क्या जरूरत है कि जीएस का जो सिलेबस दिया गया वो आपको पढ़ना पड़े। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो पहला चीज कि इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं जीएस। इसका फुल फॉर्म होता है जनरल स्टडी। तो पहला चीज तो आप ये समझिएगा कि हम लोग को जनरल स्टडी करना है, स्पेशलाइज स्टडी नहीं करना। कहीं भी आपको विशेषज्ञ नहीं बनना है, बाबा नहीं बनना है आपको। यहाँ पे आपको क्या करना है, सामान्य अध्ययन करना है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन में कौन कौन सा विषय मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, आज मैं आपको इस बोर्ड में समझा देता हूँ। तो देखिएगा, जनरल स्टडी में एक तो हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, आमूमन जीएस बहुत लोगों को बोरिंग लगता है, लेकिन मैं इतना वादा कर सकता हूं कि अगर आप जीएस पढ़ोगे अच्छे से, ईमानदारी से, अगर आपको साइंटिफिक तरीके से पढ़ाया जाए, तो इससे इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। और मैं तो हमेशा बोलता हूं कि जनरल स्टडी हर एग्जाम में पढ़ाना चाहिए, ताकि आप हमारा कल्चर, हमारा इतिहास, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब चीज हम लोग को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। तो चलिए, तो हमारा जो जनरल स्टडी में कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, एक तो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला चीज आप ये समझिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग क्यों पढ़े, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की क्या आवश्यकता है। तो आप उस सिस्टम में जा रहे हो, और वो सिस्टम चलता किससे है, आप बताइए, वो सिस्टम किससे चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से ही चलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना इसलिए जरूरी हो जाएगा ताकि आप जब वो सिस्टम में जाओ, तो आपको उस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। और ऐसे भी एक ऑफिसर के नाते नहीं, एक सरकारी कर्मचारी के नाते नहीं, एक भारत के नागरिक होने के नाते भी आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज योर फंडामेंटल राइट, व्हाट इज योर फंडामेंटल ड्यूटीज। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, हाई कोर्ट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है। लेकिन अमूमन क्या होता है कि भारत में मैंने देखा है, डेमोक्रेसी तो बहुत बड़ा है, लोकतंत्र बहुत बड़ा है, लेकिन कागज में, रियलिटी में, अगर आप व्यवहार में देखोगे, तो बहुत छोटा हो जाता है। लोगों को अपना फंडामेंटल राइट पता नहीं होता है, ये फैक्ट है ना। जब मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आपका क्या क्या फंडामेंटल राइट है, या मैं कुछ आर्टिकल्स पूछता हूँ, तो वो जल्दी बता नहीं पाते। तो एक समस्या है भारत का। जबकि अमेरिका में जो 10 क्लास का बच्चा है, उसको भी अपना राइट पता होता है। या फिर अगर हम लोग को अपना राइट पता हो भी गया, लेकिन हम लोग को वो नहीं पता है कि उसको यूज कैसे करना है। आपके साथ कोई अपराध हुआ, आपको पता नहीं कि एफआईआर कैसे करना है। आपसे कोई घूस मांग रहा है, आपको ये पता नहीं कि हम कहाँ कंप्लेन करें। सीबीआई का क्या वर्क होता है, ईडी का क्या वर्क होता है, ये हम लोग को पता नहीं। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको धीरे धीरे पता चलेगा जब आप मेरे साथ जुड़ोगे। तो देखिएगा, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना क्या हो जाता है, बहुत जरूरी होता है। तो चलिए, तो एक तो ये पार्ट रहेगा, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है। भारत का संविधान बहुत बड़ा, सबसे बड़ा लिखित संविधान है ना। तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं इसमें क्या, और इसमें हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं। इतिहास बहुत बड़ा पार्ट है। अब एक सवाल ये बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो समझ में आता है, क्योंकि आप सिस्टम में जा रहे हो, तो उस सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। लेकिन इतिहास क्यों पढ़े, ये तो बीत चुका है। यहाँ पढ़ने की क्या आवश्यकता है, एक ऑफिसर को, एक कर्मचारी को, वहां पे क्यों इतिहास पढ़ना। तो इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि आप समझिएगा, जब आप उस जिस भी पद पर जाओगे, तो आपका काम होगा कि समस्या का समाधान करना। आपके पास जो भी लोग आएंगे, उसका आप क्या करोगे, अपने स्तर पर निवारण करोगे। और आप एक बात याद रखना, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए उसका इतिहास में जाना बहुत जरूरी होता है। जैसे आपने देखा होगा, भारत सरकार बहुत योजना चलाते हैं। आपको पता होना चाहिए ये चीज कि भारत में पॉलिसी मेकर कौन होते हैं। तो मेनली देखा जाए तो पॉलिसी मेकर होते हैं ब्यूरोक्रेट्स लोग।
जो हमारे आईएएस ऑफिसर लोग होते हैं, जो सेक्रेटरी लेवल पर जाते हैं, सचिव जो बनते हैं, वो क्या करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। और जो पीसीएस क्रैक करके, एसएससी क्रैक करके जो ऑफिसर लोग बनते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हैं। और इवन मैं आपको बताऊं, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में आईएएस से लेकर के जो प्यून है, सभी का कुछ ना कुछ क्या होता है, योगदान होता है। तो आप समझिएगा, आप अगर जिस भी लेवल पर आए, हो सकता है आपका प्रमोशन हो के आप उस लेवल पर पहुंच जाइएगा जहां से आप क्या कीजिएगा, पॉलिसी मेकिंग में शामिल हो जाइएगा, उस ग्रुप में शामिल हो जाइएगा। तो आपको पॉलिसी भी बनाना पड़ेगा भविष्य में, या फिर पॉलिसी को क्या कीजिएगा, इंप्लीमेंट। सही चीज सही जगह पर सही लोगों तक पहुंच पाए, ये आप लोगों का काम होता है। उसके लिए इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी होता है। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारा योजना चलता है जो महिलाओं के लिए, आपने सुना होगा, जब आप पॉलिटी पढ़िएगा तो पंचायती राज में महिलाओं के लिए क्या किया गया, रिजर्वेशन का व्यवस्था किया गया। और आपको अभी पता चला कि लोकसभा और विधानसभा में रिजर्वेशन के लिए बिल आया। तो विमेन रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है, विमेन एम्पावरमेंट का बात किया जाता है, मैन एम्पावरमेंट का बात तो नहीं किया जाता। आपने सुना है कभी पुरुष सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण तो सुना होगा, हो सकता है भविष्य में सुनिए आप पुरुष सशक्तिकरण, वर्तमान में तो ऐसा है नहीं। तो महिला सशक्तिकरण क्यों, इसका मतलब क्या महिला कभी सशक्त नहीं थी क्या, वो कभी एम्पावर्ड नहीं थी क्या? तो आप इतिहास जब पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि महिला सशक्त थी या नहीं, और अगर थी तो कहां से उनका डाउनफॉल शुरू हुआ, वो आपको इतिहास से पता चलेगा। इसलिए कोई भी समस्या का अगर आप समाधान करना चाहते हैं, उसके जड़ तक जब तक नहीं जाओगे तो उसका समाधान कैसे करो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम चलता है ना, कन्या से जुड़ा हुआ, महिलाओं से जुड़ा हुआ बहुत सारे स्कीम चलता है। तो वो क्यों चलता है, तो आप समझिएगा, जब आप इतिहास पढ़िएगा तो इतिहास को हम लोग 3 भागों में पढ़ेंगे। हिस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है, तो हिस्ट्री को आप 3 पार्ट में पढ़िएगा। एक होता है एंशिएंट हिस्ट्री, एक होता है मिडिवल हिस्ट्री, और एक होता है मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये 3 पार्ट में इतिहासकारों ने इतिहास को बांटा है। ये एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न का क्या मतलब होता है, ये हम लोग जैसे हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा एंशिएंट क्यों कहा जाता है, और मिडिवल क्यों कहा जाता है, मॉडर्न क्यों कहा जाता है, ये हम लोग वहां पे समझेंगे। तो आप एंशिएंट हिस्ट्री जब आप पढ़िएगा तो एक चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा वैदिक पीरियड। और वैदिक पीरियड में एक काल है ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक पीरियड। आज से 3,500 साल पीछे हम लोग चलेंगे, रहेंगे यहीं पे, लेकिन हम लोग 3,500 साल पीछे चलेंगे और देखेंगे उस समय महिलाओं की स्थिति कैसी थी। और उस समय अगर आप वुमेन कंडीशन देखिएगा तो बड़ा बेहतरीन कंडीशन था, क्योंकि उस समय महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट मिलता था, डॉरी सिस्टम नहीं होता था, पर्दा सिस्टम नहीं होता था। उस टाइम में आप देखिएगा सती प्रथा नहीं होता था, चाइल्ड मैरिज आपको नहीं मिलेगा। आप ऋग्वेद को पढ़िएगा तो वहां पे भी आपको पता चलेगा कि लगभग 16-17 साल की जब लड़कियां हो जाती थी तब उनकी शादी होती थी। तो बहुत सारा वहां पे आप देखिएगा क्या था कि बहुत बेहतरीन समाज था, एक गोल्डन सोसाइटी हम लोग बोलते हैं ऋग्वैदिक पीरियड के। आपने नाम सुना होगा स्वामी दयानंद सरस्वती का, वो हमेशा कहते थे कि वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो का मतलब क्या होता था, क्या आप 3,500 साल पीछे चले जाओ, पिछड़ जाओ? नहीं, उनका कहना था कि वो जो सोसाइटी था जो कि आज तक डेवलप नहीं हो पाया, और वो कहीं ना कहीं फैक्ट है, आज हम लोग 2023 में हैं तो भी आप देखिएगा ऐसा सोसाइटी आज तक डेवलप नहीं हो पाया है। तो होता ये है कि उस टाइम में ऐसा कुछ नहीं था, फिर आगे चलकर क्यों ऐसा आने लगा, क्या हुआ था सोसाइटी में। तो सोसाइटी जब आप पढ़िएगा तो वहां पे आपको पता चलेगा सोसाइटी में भी क्या होता है, एक ग्राफ होता है, वो अप एंड डाउन का। अब जब सोसाइटी अप की ओर जाता है फिर एक तरह से डाउनफॉल होता है उसका, और जब डाउनफॉल होता है तो कुछ रिफॉर्मर लोग आते हैं वहां पे। इसलिए देखिएगा जब हमारा सोसाइटी का डाउनफॉल हुआ तो बहुत सारे रिफॉर्मर आएंगे, है ना, महात्मा बुद्ध आएंगे, महावीर स्वामी आएंगे, आगे चलकर शंकराचार्य आएंगे, आगे चलकर आप देखिएगा राजा राम मोहन रॉय आएंगे, विवेकानंद आएंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती आएंगे, सर सैयद अहमद खान, बहुत सारा नाम यहाँ पे आप देखिएगा। वो रिफॉर्मिस्ट लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, समाज को फिर से ऊपर ले जाते हैं, फिर डाउनफॉल आता है, फिर ऊपर जाता है। तो ग्राफ की तरह वो क्या होता है, ऐसे चलते रहता है। तो सोसाइटी अप एंड डाउन क्या होता है, होते रहता है। तो आप देखिएगा कि ऋग्वैदिक पीरियड के बाद धीरे धीरे समाज का डिक्लाइन होने लगेगा, और देखिएगा महिलाओं के साथ भेदभाव, मतलब डिस्क्रिमिनेशन आपको वहां पे देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ एक्सप्लॉइटेशन उनका होना क्या हो जाएगा, मतलब शोषण होना उनका क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो आप देखिएगा कि जब उनके हस्बैंड मर जाएंगे तो आप देखिएगा उनको एक सिंबॉलिक पहचान दे दिया जाएगा, कि बताया जाएगा कि तुम विडो हो गई है, तुम विधवा हो गई है, अब तुमको क्या करना है, सफेद रंग का साड़ी पहनना है, तुमको मांस मछली नहीं खाना, तुमको सर पर बाल नहीं रखना है, तुम चप्पल नहीं पहन सकते, तुम आरामदायक बिस्तर पर नहीं सो सकते। इस तरह का बहुत सारा नियम उनके लिए क्या होता था, तुम काशी चली जाओगी, वहीं पे उसका जीवन बीतेगा, किसी भी शुभ चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। तो आप देखिएगा इस तरह का चीज उनके साथ। क्या यही नियम पुरुषों के साथ भी था? तो बिल्कुल नहीं। आप देखिएगा यही नियम पुरुषों के साथ नहीं होता था। क्या उनकी वाइफ मरी 13-14 दिन बाद वो फिर दबा के मुर्गा खा रहे?
तो उनके लिए वो नियम नहीं था। तो आप देखिएगा सोसाइटी में क्या होगा, महिलाओं के साथ ऐसा, और उनके साथ फिर धीरे धीरे क्या होगा, डिक्लाइन होगा, और आगे चलकर इसका एक बहुत बड़ा कुप्रथा आपको दिखेगा, सती प्रथा। और सती प्रथा में आपको पता है क्या होता था कि जब हस्बैंड मर जाते थे तो महिला को, उनकी जो वाइफ होती थी, उनको उसी चिता पर क्या किया जाता था, जला दिया जाता था, और 10 लोग लाठी लेके खड़े रहते थे और लाठी से उनको दबाया जाता था कि वो उठ नहीं पाए। तो आप समझना सती प्रथा का पहला साक्ष्य कब मिला था? अगर आपको पता है तो आप बताओ, वीडियो को पॉज करके बताओ कि सती प्रथा का पहला साक्ष्य कब मिला था। ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछा भी है। तो सती प्रथा का, सती प्रैक्टिस का पहला साक्ष्य मिला था, मैं आपको बता दूं, 510 एडी में। एडी को आप सीई भी लिख सकते हैं, आजकल नया टर्म है सीई, ज्यादा यूज होता है। मैं आपको बताऊंगा जब हिस्ट्री का बेसिक पढ़ाऊंगा तो एडी क्या होता है, सीई क्या होता है, बीसी क्या होता है, बीसीई क्या होता है, सारा चीज बताऊंगा। तो 510 है ना, एनो डोमिनी, या सीई का मतलब कॉमन एरा होता है, ये हिंदी में आप इसको ईस्वी बोल सकते हैं। तो 510 ईस्वी में आपको सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। और आपको पता है कि सती के लिए कानून कब बना नेशनल लेवल पर? तो अंग्रेज के जमाने में इसके लिए कानून बना था, और ये कानून बना था 1829 में। और 1829, आप समझ सकते हो, लगभग 1300 साल, 1300 ईयर तक हमारे यहाँ ये कुप्रथा चलते रहा। तो सोसाइटी, इसलिए यही वजह है कि हिस्ट्री आपको पढ़ना जरूरी होता है, तो आपको ये पता चलता है कि पीछे हम लोग के साथ क्या हुआ है हमारे। और एक दो चीज और है कि एक तो सोसाइटी में क्या खराबी था और सोसाइटी में क्या अच्छाई था। जो अच्छाई था उसको हम लोग क्या करेंगे, अपनाएंगे। इतिहास में जो अच्छा कदम हम लोग अपनाए हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से इंप्लीमेंट करेंगे नए तरीके से। आपको मैं बता दूं, अशोक का पॉलिसी, अशोक का एक पॉलिसी है, जब आप इतिहास पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, वो आज भारत सरकार वर्तमान में उस पॉलिसी को अपनाता है, जो हमारा फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है हमारा। और हम लोग, आप समझना 2000 साल है ना, इससे भी पीछे आप चले जाओ, लगभग 2300 साल, 2200-2300 साल पहले एक राजा आया अशोक नाम का, उसका पॉलिसी आज तक हम अपनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को क्या लगा, वो बेहतरीन पॉलिसी लगा। तो इतिहास से हम लोग क्या करते हैं, इतिहास में जो गलती करते हैं उसको दोहराते नहीं है, और इतिहास में जो अच्छा कदम उठाते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, फिर से दोहराते हैं। तो एक तो ये हिस्ट्री है ना, तो एंसेंट है ना, एंसेंट हिस्ट्री में आप, और एंसेंट मैं जब पढ़ाता हूँ, मेरा मानना है कि इतिहास को अगर आप इतिहास की तरह से पढ़ोगे तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। और अमूमन बचपन में मैंने खुद स्कूल में किया है, इतिहास पढ़ा है, मुझे भी बोरिंग लगता था और लोगों को बोरिंग, मैं ऑफलाइन की दुनिया में जब पढ़ाता था, जब स्टूडेंट से पूछता था तो उसको बहुत बोरिंग लगता था इतिहास। इसका वजह था, इतिहास को इतिहास की तरह से नहीं पढ़ना चाहिए। मैं हिस्ट्री जो पढ़ाता हूँ तो मैं हिस्ट्री के साथ 3-4 सब्जेक्ट को और जोड़ देता हूँ। जैसे मैं हिस्ट्री के साथ कल्चर जोड़कर पढ़ाता हूँ, क्योंकि जब तक आप कल्चर को नहीं पढ़ोगे तब तक इतिहास समझना मुश्किल होगा। मैं इतिहास में सोशियोलॉजी को जोड़कर पढ़ाता हूँ, सोसाइटी समझना बहुत जरूरी होगा। मैं इतिहास में फिलोसफी को जोड़, क्योंकि पूरा प्राचीन इतिहास फिलोसफी तो है। और एक आपको गर्व भी होना चाहिए भारत पर कि वर्ल्ड में सबसे पहले अगर कहीं दर्शन आया है, फिलॉसफी आया है, वो हमारा इंडिया है। और आपको पता है उपनिषद, जिसको हम लोग वेदांत बोलते हैं, जिसको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो आधुनिक भारत के महान फिलोसफर है, वो कहते थे कि जो वेदांता है, वेदांत जो है, वो लास्ट फेज ऑफ ह्यूमन थॉट है। मतलब ह्यूमन उससे ऊपर सोच ही नहीं सकता। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा फिलोसफी आज से 3000 साल पहले हम लोग दे चुके हैं। फिलॉसफी आपको पढ़ने मिलेगा। तो जब तक आपको फिलॉसफी का नॉलेज नहीं होगा, सोसाइटी का नॉलेज नहीं होगा, कल्चर का नॉलेज नहीं होगा, तो आप कैसे इस चीज को समझ पाओगे। और कल्चर पढ़ना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर मान लो कि अगर आप बिहार में रहने वाले हो, आप यूपी के रहने वाले हो, आपका पोस्टिंग मान लो नागालैंड में दे दिया, मणिपुर में दे दिया, या अगर आप मणिपुर के हैं, आपका पोस्टिंग इधर नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया में दे दिया, तो होता क्या है कि हम लोग एक दूसरे से परिचित नहीं रहते और बहुत सारा मिसपरसेप्शन हम लोग पाल कर दिमाग में रखते हैं। और जब हम लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं तो क्या होता है, बहुत खतरनाक होता है। हम बोलते हैं अरे नागालैंड में पता नहीं क्या क्या खाता है लोग, वहां के लोग अच्छे नहीं है, खराब है, क्या है, क्योंकि आपको उनका कल्चर पता नहीं है। नागालैंड को वाले को लगेगा यहाँ पे बिहार यूपी में कैसे लोग रहते हैं, उनका कल्चर अलग है। इसलिए कल्चर जब आप पढ़िएगा, क्योंकि कल्चर में आपको टॉलरेंस सिखाया जाता है, कि आप में सहिष्णुता डेवलप किया जाता है, कि कल्चर जो होता है। इसलिए देखिएगा, मैं आपको पहला क्लास जब पढ़ाऊंगा इतिहास का, मैं बताऊंगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, कि संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर होता है। और मैं आपको बताऊंगा कि कल्चर जो होता है उसमें कहीं भी तुलना नहीं किया जाता है। इसलिए कल्चर में क्या होता है, स्वीकार किया जाता है, मेरा कल्चर भी प्यारा है और तुम्हारा भी कल्चर प्यारा है। जैसे हम अपने कल्चर का रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे आपका सामने वाला कल्चर का भी क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। तो जब आप कल्चर पढ़े रहोगे तो आपको नागालैंड में पोस्टिंग दे, कि तमिलनाडु में पोस्टिंग दे, कहीं भी पोस्टिंग दे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। और मेडाइवल हिस्ट्री जो है, तो मेडाइवल हिस्ट्री में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, आप यहाँ पे एक होता क्या है
कि एंशिएंट हिस्ट्री में जो आप राजा महाराजा और शासन व्यवस्था पढ़ोगे, कल्चर पढ़ोगे, वो लगभग एक समान का होगा। और यहाँ पे आपको एक नया धर्म मिलेगा, एक नया रिलीजन यहाँ पे मिलेगा, वो कौन है? इस्लाम। और इस्लाम का एंट्री होगा, और इस्लाम का एंट्री होगा तो इस्लामिक, है ना, रूल एंड रेगुलेशन से यहाँ पे राजा लोग क्या करेंगे? यहाँ पे शासन करेंगे। तो मेडिवल हिस्ट्री में ही हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे दिल्ली सल्तनत, यहीं पे आप अलाउद्दीन खिलजी को, है ना, मुगल पढ़ेंगे, यहीं पे बाबर, अकबर, सारा पार्ट यहीं पे पढ़ेंगे। यहीं पे हम लोग ताजमहल को पढ़ेंगे, यहीं पे लाल किला को पढ़ेंगे। तो जितना मॉन्यूमेंट्स वगैरह, जितना चीज है, सबको हम लोग एक तरह से हम लोग घूमने चलेंगे। तो यहीं पे बैठे बैठे, है ना, ये नहीं कि सही में मैं आपको लेके जा रहा हूँ आगरा का ताजमहल, है ना, तो यहीं पे बैठे बैठे हम लोग सारा टूर करेंगे। तो ये कल्चर का पार्ट हो जाएगा, वास्तुकला डेवलप कैसे हुआ था, सारा चीज। और इवन एंशिएंट हिस्ट्री में आप स्तूप के बारे में, ये सब के बारे में भी आप, है ना, पढ़ोगे, एलोरा का गुफा, है ना, बहुत सारा चीज आप देखेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री जो होता है, ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। और हर एग्जाम में यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको मैं तोड़ तोड़ के पढ़ाता हूँ। जैसे इसमें क्या होता है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स जितने लोग आए थे, इसमें राजा राम मोहन राय से लेकर के सर सैयद अहमद खान, मतलब हिंदू रिफॉर्म, मुस्लिम रिफॉर्म, दलित रिफॉर्म, विमेन रिफॉर्म, ये सब सारा रिफॉर्म हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और यहीं पे हम लोग पढ़ेंगे क्या? आजादी का लड़ाई। तो यहीं पे, है ना, इसी क्लासरूम से मैं आपको आजाद कर दूंगा मॉडर्न इंडिया से, है ना। और आपको आपको पूरा इतिहास, मतलब आज से हम लोग 5000 साल पीछे जाएंगे और 1947 तक का इतिहास हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा हिस्ट्री का पार्ट। तो बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत सारा डिस्कशन इसमें करना है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा इसमें हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं। आप एक बात ध्यान रखिएगा, भूगोल जो होता है, ज्योग्राफी जो होता है, वो पढ़ना इसलिए आवश्यकता आप लोग को खास करके इसलिए जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि आपका ज्योग्राफिकल एरिया जो है, वहां पे क्या क्या चीज है, कहाँ पे क्या क्या चीज का उत्पादन होता है, कहाँ पे कौन कौन सा रिसोर्स पाया जाता है, कृषि हमारा कैसा होगा, मिट्टी कैसा पाया जाएगा। तो जितना मैं नाम बोल रहा हूँ, सारा आपका चैप्टर है यार। सॉइल आपका चैप्टर है, एग्रीकल्चर आपका चैप्टर है, रिसोर्सेज आपका चैप्टर है। तो आप किसी जगह पर जाओगे, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या वहां डिजास्टर आता है। तो डिजास्टर आपको जानना है कि भारत में क्या क्या डिजास्टर आता है, मतलब आपदा क्या क्या, प्राकृतिक आपदा क्या क्या होता है, क्या भूकंप आता है कि नहीं आता है, और आता है तो किस क्षेत्र में आता है, सुनामी आता है कि नहीं आता है ना, साइक्लोन, है ना। आप देखना हर साल साइक्लोन से भी, है ना, बहुत जाने जाती थी, लेकिन आजकल हम लोग डेवलपमेंट, है ना, हमारा क्या हो गया, टेक्नोलॉजी इतना अच्छा हो गया कि सैटेलाइट से हम लोग पहले ही फोटो खींच के भेज देते, तो हम लोग को पता चलता है कि फलाना जगह पे क्या होगा, साइक्लोन आने वाला। तो आप देखिएगा इस तरह का तमाम चीज, जितना, है ना, डिजास्टर आता है, जो भी चीज है, वहां पे आपको ज्योग्राफी, ऐसे भी आपको ज्योग्राफी का नॉलेज। इसलिए देखिए, जैसे कि मान लो आप पुलिस विभाग में जाओगे, मान लो कि आप पुलिस डिपार्टमेंट जाते हो, आप देखना पुलिस ऑफिसर लोग क्या करते हैं, मैप से वर्क करते हैं। तो मैप आपको पता होना चाहिए। तो ज्योग्राफी में भी हम लोग दो पार्ट में इसको देखेंगे। एक तो जो होगा वो होगा कौन सा, एक होगा इंडियन इंडियन ज्योग्राफी, और एक आप देखिएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आप देखिएगा, तो भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, है ना, दोनों में बहुत सारा समानता हो गया। अंतर यही होगा कि यहाँ पे जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये भारत के लेवल पर पढ़ेंगे, यहाँ पे जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये विश्व लेवल पर पढ़ेंगे। तो ये होगा आपका ज्योग्राफी का पार्ट। एक पार्ट जो हम लोग इसमें देखेंगे वो है क्या है, इकोनॉमी की इकोनॉमिक्स। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इकोनॉमी, है ना, इकोनॉमी, या इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अर्थव्यवस्था। अब एक बात समझिएगा, कोई भी कंट्री, कोई भी कंट्री हो, अगर उसका इकोनॉमी सिस्टम वहां के ऑफिसर लोगों को नहीं पता है, तो फिर तो गड़बड़ होगा ही होगा। तो आप समझिएगा इकोनॉमी पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आर्थिक अगर आप मजबूत है तभी आप सरवाइव कर पाएगा। क्योंकि अगर इकोनॉमिक पावर आपका अच्छा नहीं है, तो मिलिट्री पावर आपका अच्छा होने के बावजूद भी आप धीरे धीरे क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे। आप इतिहास पढ़िएगा, आपको मैं जब कभी इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पे आप देखिएगा कि कोल्ड वॉर एरा, आपने शीत युद्ध का नाम सुना होगा। और 1945 जब द्वितीय विश्व युद्ध हमारा क्या हुआ था, समाप्त हुआ था, तो 1945 से लेकर के 1991 तक, आप याद रखिएगा, 1945 से 1991 तक, ये जो एरा था, ये जो एरा था, इस एरा को हम लोग क्या बोलते हैं, इस एरा को हम लोग बोलते हैं, इस एरा को हम लोग बोलते हैं कोल्ड वॉर एरा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीत युद्ध का काल। तो यहाँ पे शीत युद्ध चलता था। मैं आपको शीत युद्ध पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि यहाँ पे दो कंट्री, बहुत ताकतवर कंट्री थे, एक का नाम है यूएसए, एक का नाम है यूएसएसआर। और सोवियत संघ और यूएसए दोनों ताकतवर कंट्री थे, लेकिन यूएसए और यूएसएसआर में अंतर ये था कि यूएसए ने अपने मिलिट्री पावर के साथ साथ इकोनॉमी पावर को भी क्या किया, मजबूत किया। लेकिन यूएसएसआर ने क्या किया, वो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री पावर पर ध्यान दिया, और वो बड़ा से बड़ा हथियार बनाने लगे। और देखिएगा
इकोनॉमिक कंडीशन उनका जब बिगड़ने लगा तो 1991 में उनका क्या हो जाता है, यूएसएसआर का क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। और 1991 के बाद जब डिक्लाइन हो जाता है तो एक ही सुपर पावर कंट्री वर्ल्ड में बसता है, वो कौन था, यूएस। तो इसलिए इकोनॉमिक सिस्टम है ना, इसलिए ये आपको पढ़ना जरूरी होगा, तब आपको समझ में आएगा कि भारत का अर्थव्यवस्था और इसको समझना। तो इसमें जितना भी टर्मोलॉजी आता है कि इन्फ्लेशन क्या होता है, क्योंकि देखिएगा करंट अफेयर्स जो होता है, करंट अफेयर्स से ये जुड़ा होगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट को, करंट अफेयर्स आप कोरिलेट करंट अफेयर्स पढ़ना सीखिए, सिर्फ करंट अफेयर्स ऐसे डायरेक्ट मत पढ़ लीजिए। कोरिलेट पढ़ने से आपको ये फायदा होगा, जब आपका जनरल स्टडी में पकड़ बहुत अच्छा रहेगा तो आप खुद ब खुद उसको कोरिलेट कर पाइएगा। इकोनॉमिक का कोई टॉपिक, आप मान लीजिए कि बजट आया, और हर साल बजट आता है, और बजट में डेफिसिट बजट ही आता है भारत का, तो अब उसमें दिया है कि फिस्कल डेफिसिट भारत का इतना है, रेवेन्यू डेफिसिट इतना है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इतना है, प्राइमरी डेफिसिट इतना है। तो आपने क्या किया, डेटा याद कर लिया, लेकिन जरूरी कि उस डेटा से सवाल पूछे। किसी इंटरव्यू में आपसे पूछ देगा, डेटा से नहीं पूछेगा, पूछेगा बताओ इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। अब आप सूरज चांद देख रहे, ऊपर देख रहे, आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या पूछ रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, इसलिए आपका इसका इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है उसको आपको समझना जरूरी है कि जीडीपी इतना है तो जीडीपी होता क्या है। और जीडीपी सिर्फ एक ही जीडीपी नहीं है, बहुत सारे जीडीपी है। नॉमिनल जीडीपी होता है, फैक्टर कॉस्ट जीडीपी होता है। तो आप समझना इसका क्या मतलब होता है, जीएनपी जीडीपी है ना, ये क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, इस दोनों में क्या अंतर है। तो बहुत सारा टर्मोलॉजी है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन है ना, रिसेशन है, स्टैगफ्लेशन है, बहुत सारा चीज है जो आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। तो ये वाला पार्ट जो होगा वो मेरा पार्ट होगा जनरल स्टडी में, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो एक एक करके फिर हम लोग है ना सारे सब्जेक्ट में धीरे धीरे बात करेंगे। आज एक इंट्रोडक्शन क्लास था। मेरा मानना यह है कि सामने कोई भी खड़ा रहे, मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरा डिग्री क्या है, मैंने क्या किया है जीवन में, उससे स्टूडेंट को कोई लेना देना नहीं होता है। सबसे मेन चीज होता हो सकता है कुछ देर के लिए वो आपको मोटिवेट कर दे, सामने वो पीएचडी किया है कि वो आईएएस ऑफिसर है कि वो क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। मेरी बातों को आप अच्छे तरीके से समझ जाओ तो मैं आपके लिए बहुत है ना, तो फिर मैं बहुत, क्योंकि होता क्या है कि जो टीचिंग लाइन होता है, जो पढ़ाना होता है, पढ़ाना में एक क्या होता है, कला होता है, एक आर्ट होता है, और डिलीवर करना बहुत बड़ा चीज है कि मेरी बातों को मैं इन सारे सब्जेक्ट को आपको इजी तरीका से एकदम इजीली आपको समझा दूं। तो फिर है ना मेरा डिग्री क्या है, मेरे है ना मैं क्या किया हो, उसे फिर आपको कोई मतलब नहीं होता। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।